की शुरुआत में हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम एंडी होता है। वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ उसी बोट पर रह रहा होता है। इस बोट पर रहना उसके लिए कोई खुशी की बात नहीं थी, वो तो यहाँ मजबूरी में रह रहे थे, क्योंकि अगर इस वक्त वो अपने घर रहने की कोशिश करते हैं तो ज़ॉम्बीज उन्हें मार देते हैं। इस वक्त फिलिपाइन शहर में ज़ॉम्बीज का कहर चारों तरफ छाया हुआ है। बचे हुए नॉर्मल लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उनमें से एंडी का परिवार भी एक है जो अपनी सुरक्षा के लिए इस बोट पर रहने को मजबूर है। एक दिन एंडी जब खाने की तलाश में कहीं बोट से जा रहा था, तभी वो दूसरी तरफ दो छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखता है। दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। उसे देखकर एंडी बहुत खुश हो जाता है और बच्चों की तरफ हाथ हिलाकर वेव करता है, लेकिन तभी उन बच्चों के पिता वहां पर आ जाते हैं और दोनों बच्चों को डांट कर अंदर ले जाते हैं, जिन्हें देखकर साफ नजर आ रहा था कि एंडी का वेव करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ऐसा देखकर एंडी वापस अपनी बोट पर आ जाता है और डोर बंद कर लेता है। एंडी अंदर पहुंचता है जहां उसकी वाइफ बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। वो बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहती है, देखो एंडी, हमारे पास सिर्फ आज का ही खाना बचा है और तुम्हें क्या लगता है इतने खाने में हम जिंदा रह पाएंगे? मेरी मानो तो हम दोनों को इस बोट को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। हमें तो एक टाउन पर चलना चाहिए। मुझे तो डर है कहीं से बचते बचते भूख से ना मर जाएं। एंडी भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहता है जैसा उसकी वाइफ चाहती है, लेकिन वो इस वक्त ग्राउंड में जाकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। वो अपनी वाइफ से कहता है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, यहाँ तक कि मैं खाने का इंतजाम भी कैसे न कैसे कर लूंगा, लेकिन मैं टाउन में तुम लोगों को ले जाकर मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। इतना कहते ही एंडी बिना अपनी वाइफ की कुछ सुने वहां से चला जाता है। सुबह उठते ही एंडी जैसे ही अपनी बोट से बाहर निकलता है, वहीं सामने नदी में उसे एक और बोट दिखाई देती जो काफी टूटी फूटी नजर आ रही थी। वो बोट को देखते ही खुश हो जाता है, जरूर इसमें कुछ न कुछ खाने का होगा। ऐसे सोचते ही अब वो न समय गवाए झट से उस बोट के पास पहुंच जाता है। उस टूटी हुई बोट के अंदर जाकर वो क्या देखता है, बोट तो पूरी खाली है। वहां पर बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ है। वो झटपट सारे सामान को इकट्ठा करता है और उसे लेकर वापस अपनी बोट पर आ जाता है। आते ही वो अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है और खुशी से उछलता हुआ कहता है, देखो 3 महीने के खाने का इंतजाम हो चुका है और अब हम सुरक्षित यहीं रह सकते हैं। हमें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी वाइफ भी एंडी की खुशी को देखकर खुश हो रही थी। अपनी खुशी जाहिर करते हुए एंडी थोड़ा सोच में डूब जाता है। तभी एमा उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जब मैं सारे सामान को इकट्ठा कर रहा था तभी अंदर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, इसलिए मैंने बस इतने ही खाने का सामान को उठाया, क्योंकि अंदर कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी। तभी एमा उसे समझाती है, अरे वो तो टूटी हुई बोट थी, कहीं से बहती हुई आई होगी, ये तुम्हारा सिर्फ वहम है, अभी आ जाओ और आराम करो। एंडी के जाते ही एमा तुरंत वहां उस बोट के लिए निकल जाती है। दरअसल वहां बचे सामान को लाना चाहती थी। इधर एंडी जब सोकर उठता है तो जैसे ही वो अपनी बेटी को बाहर लेकर निकलता है, उसे बोट पर खून के बहुत सारे धब्बे दिखाई देते हैं। खून के धब्बे देखकर वो परेशान होने लगता है। जब एंडी की नजर अपनी वाइफ पर पड़ती है तो वो उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि उसकी वाइफ को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। उस टूटी हुई बोट पर मौजूद थे। एंडी को समझ आ चुका था कि 48 घंटों के अंदर उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन अब वो अपनी वाइफ के पास 48 घंटे वो किसी भी हाल में अपनी वाइफ को ठीक करना चाहता है। वो उसे यूं ही मरने नहीं छोड़ सकता। एमा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर वो ग्राउंड पर आ जाता है। थोड़ा सा आगे चलने पर उन लोगों को वहां एक कार दिखाई देती है। मौका पाते ही एंडी फ्यूल उठाकर कार में डालने लगता है। तभी अचानक से वहां पर एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है। ज़ॉम्बी को देखकर एंडी झट से कार में बैठता है और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एमा एंडी को कार रोकने के लिए कहती है। दरअसल वो अपनी बेटी का डायपर चेंज करना चाहती थी। तभी एमा की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। दरअसल एमा के पैरों से काफी खून बह चुका था। तभी ज्यादा बिगड़ने से वहां एमा वहीं बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो एंडी को अपने सामने देखती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मैं किसी काम की नहीं हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि कुछ देर में ही मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगी और फिर तुम दोनों को इन्फेक्टेड कर दूंगी। लेकिन एंडी एमा की एक बात नहीं सुनता। दरअसल वो अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। वो सबसे पहले उसे शांत करवाता है, एक बार फिर से उसे कार में बिठाता है और कार को तेज स्पीड में आगे ले जाने लगता है। तभी कार के सामने एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है। डर के मारे उसकी
उसकी स्टीयरिंग लड़खड़ा जाती है, जिस कारण उसकी कार आगे चलकर एक पेड़ से टक्कर खा जाती है और एंडी कुछ देर के लिए वहीं फेंट हो जाता है। अब जैसे एंडी की आंख खुलती है तो क्या देखता है कि एमा पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है। अगर जल्दी वो यहाँ से बाहर नहीं निकलता तो वो उसकी बेटी और दोनों मारे जाएंगे। तभी वो पीछे मुड़कर अपनी बेटी को कार से उठाने लगता है। इतने में ही ज़ॉम्बी बनी एमा उसके हाथों में काट लेती, जिसका मतलब साफ था कि एंडी भी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन जल्दी एफर्ट्स के बाद वो अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता और वो अपनी वाइफ की स्मार्ट वॉच लेता और उसे अपने हाथों में पहन लेता है ताकि वो 48 आवर का टाइम सेट कर सके, क्योंकि 48 के बाद वो ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और अब उसका काउंटडाउन यहाँ से शुरू हो चुका था। दरअसल एंडी ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बेटी को किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहता था। वो अपनी बेटी को शोल्डर पर बिठाकर अपना रास्ता पैदल ही तय करता है। आगे जाने पर उसे फिर से एक भटकता हुआ ज़ॉम्बी नजर आया। अब एंडी सबसे पहले ज़ॉम्बी को खत्म करने की प्लानिंग बनाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी उसके सामने एक बच्ची आ जाती है। वो एंडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पिता को ना मारे। इतने में ही वो बच्ची अपने हाथों में कट लगा लेती है, जिस कारण उसके खून बहने लगता है। खून की स्मेल आती है। उसका पिता अपनी बेटी की तरफ मुड़ जाता है। इधर एंडी का रास्ता साफ हो चुका था। तो फाइनली अब वो उसी टाउन में पहुंच चुका था जिस टाउन के बारे में उसकी वाइफ ने बताया था। एंडी वहां पहुंचकर एमा के टीचर से मिलता है। वो बहुत ही अच्छी थी। वो एंडी के जख्मों पर मरहम लगाती हैं और उसे खाना भी ऑफर करती हैं। अब एंडी सोचने लगता है क्यों ना अपनी बेटी को इनके पास ही छोड़ दिया जाए। लेकिन कुछ देर बाद बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि टीचर को कैंसर है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली। अब ये पता चलते एंडी का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत ही अपना प्लान बदलता है और अपनी बेटी को किसी भी हाल में यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है टूमी के पास। वह टूमी वही बच्ची जिसने अपने पिता को एंडी से बचाया था, जो कि इस वक्त एक ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। दरअसल वो अपनी मॉम के साथ रहती थी, लेकिन उसकी माँ और कबीले वाले सारे मिलकर ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। इसलिए कहीं वो लोग मिलकर उसके पिता को भी ना मार दे, इस डर से अपने पिता के लिए उसने एक गड्ढा बनाया था और वहीं पर उनका ख्याल रखती थी। दरअसल टूमी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। वो अपने पिता को किसी भी हाल में मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो अपनी माँ से थोड़ा दूर रहती थी। वहीं दूसरी तरफ हैरान परेशान एंडी अपनी वॉच की तरफ देखता है, जिसमें अभी सिर्फ 32 घंटे बचे हुए हैं। कहीं भी वो अपना समय नहीं गंवाना चाहता। अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद फाइनली एंडी को एक कार दिखाई देती है, जो कि जल्दी से कार के पास पहुंचता है। तभी सामने से एक आदमी उसे फायर करता है। दरअसल ये फायरिंग एंडी के लिए नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े ज़ॉम्बी के लिए थी। तभी वो आदमी की मदद के लिए चिल्लाता है। वो आदमी एंडी से चिल्लाकर कहता है, मेरी मदद करो, मेरा पैर टैंक में फंस गया है। देखो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो मैं जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे इस फंसे हुए पैर को बाहर निकलवाने मेरी मदद करो। गन देखकर पहले तो एंडी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन शायद उसके पास सोचने के लिए ऑप्शन भी कम थे। अब एंडी उस आदमी की हेल्प करता है और फाइनली उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। वो अपना नाम जैक बताता है, एंडी को अपने साथ चलने के लिए ऑफर करता है। तुमने मेरी मदद की तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। दरअसल मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ। और वो उसे अपने साथ जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो रहता था। तभी एंडी की नजर एक केस पर पड़ती है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज बंद थे। तभी जैक कहता है, अरे हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं ज़ॉम्बीज के शिकार के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। पहले मैं एक ज़ॉम्बीज को मारता हूँ, उसके खून की गंध से दूसरे ज़ॉम्बीज यहाँ आ जाते हैं और इसी पिंजरे में फंस जाते हैं। और फिर मैं बड़ी चालाकी से उन सारे ज़ॉम्बीज को इसी पिंजरे में बंद कर लेता हूँ। दरअसल जैक उन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद उनकी सारी कीमती चीजों को कलेक्ट कर लेता था ताकि जरूरत आने पर वो उसके लिए इस्तेमाल कर सके। तभी एंडी की नजर एक दूसरे केस पर पड़ती जिसमें टूमी भी थी। टूमी तो बिल्कुल ठीक है, फिर आखिर इस आदमी ने उसे बंद क्यों करके रखा है? वो दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन भी है, लेकिन इस वक्त एंडी के पास जैक पर विश्वास करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इधर एंडी जैक की वाइफ के पास अपनी बेटी को छोड़ देता है और जैक के साथ कुछ चीजों के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है। जैसे ही शटर होम वापस आता है तो क्या देखता है, उसकी बेटी उसकी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से रह रही है। ये देखते ही वो चैन की सांस लेता है कि फाइनली उसे अपनी बेटी के लिए कोई मिल चुका था जो उसकी बेटी को बिल्कुल अपने जैसा प्यार दे सकती थी। और अब वो अपने आप को शूट करने लगता है क्योंकि उसके पास कुछ ही घंटे बचे हुए थे। तभी जैक की वाइफ दौड़ती हुई जाती है और एंडी को ऐसा करने से मना करती है। रुक जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करो। जैक जिसे तुम अच्छा आदमी समझ रहे हो बहुत ही बुरा इंसान है, और वो मेरा कोई हस्बैंड भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को उसने मार दिया है और ज़ॉम्बीज़ के आगे खाने के लिए छोड़ दिया और उसकी मजबूरी है कि मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं।
वहीं जैक कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर इन दोनों की बात सुन रहा था। जैक को जैसे ही आवाज हुआ सच कि पता एंडी को चल चुका चुका है, वो बड़ी चालाकी से जोरदार वेपन से उसके सर पर वार करता है और फिर एंडी को टूमी के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। उसे केज में बंद करते ही जैक वहां से चला जाता है। तभी एंडी टूमी से कहता है, क्या तुम मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करोगी, क्योंकि मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। आखिर टूमी भी तो इस कैट से आजादी चाहती थी, इसलिए वो भी हम सर हिला देती है। अब एंडी मीट के टुकड़ों को एक रस्सी से बांधकर ज़ोंबीज की तरफ फेंकता है। ज़ोंबीज उस टुकड़ों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण उसके केस का दरवाजा नीचे से थोड़ा ऊपर हो जाता है और मौका पाते ही छट से ये दोनों बाहर निकलते हैं और फटाफट शेल्टर होम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जल्दी से वो अपनी बेटी और वाइफ को अपने साथ लेता है और वहां से भागने लगता है कि तब भी जैक की आंख खुल जाती है और जैसे ही वो इन लोगों को खिड़की से भागते हुए देखता है, वो गन चला देता है। गोली सीधा जाकर उसकी लड़की को लगती है, जिसे वो अपनी वाइफ कहता था, जिसके कारण वो वहीं मारी जाती है। इधर एंडी टूमी का हाथ पकड़कर आगे भागता है और भागता चला जाता है और फाइनली ये लोग बचकर वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी और टूमी चलते जा रहे हैं तो एंडी वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे पिता कभी ठीक नहीं हो सकते, एक ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और इस वक्त इसका कोई इलाज नहीं है, तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। इतने में ही टूमी भागकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर लास्ट टाइम उसने अपने पिता को छोड़ा था। वो वहां पहुंचकर देखती है कि उसकी माँ ने उसके पिता को मार दिया और उसके पिता को बाकी ज़ॉम्बीज की तरह वहीं बंद कर दिया। ये देखती है वो अपने सिर को पीटने लगती है। तभी उसे एंडी की बेटी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर फटाफट वहां पर पहुंचती है और जहां वो एंडी को गिरा हुआ देखती है, वहां पहुंचते ही टूमी झट से उस छोटी प्रिंसेस को अपनी गोदी में उठा लेती है और क्या देखती है कि एंडी की तबीयत बिगड़ रही है। इधर एंडी अपने आप को काम डाउन करता है और फिर टूमी से कहता है कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ पहले नदी में रहा करता था। दरअसल उस नदी पर एक परिवार रहता था जिनकी 2 बेटियां थी और शायद वो जगह मेरी बेटी के लिए सुरक्षित हो। मैं अपनी बेटी को वहीं छोड़ना चाहता हूँ। टूमी भी उसे नदी तक गाइड करने के लिए रेडी हो जाती है। वो वहां पहुंचकर एंडी खुश हो जाता है क्योंकि वो फैमिली अब भी वहीं रह रही थी। वहां पहुंचकर वो टॉम से मिलता है जो कि उसे बताता है कि उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और इस वक्त वो ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उसे अपनी गन दिखाता है और उससे कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, मैं अपने पूरे परिवार के साथ खुद को भी मार लूंगा और फिर भी इसमें 2 गोलियां बची रह जाएंगी। तुम चाहो तो तुम भी अपनी बेटी के साथ अपने आप को खत्म कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने परिवार के बिना अपनी जिंदगी को नहीं जीना चाहता। एंडी टॉम से ऐसा करने के लिए रोकता है और मना करता है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन टॉम उसकी एक बात नहीं सुनता और एक एक करके अपने पूरे परिवार पर गोली चला देता है। अंत में वो खुद को भी गोली मार लेता है। एक पल के लिए तो एंडी भी ऐसा करना चाहता था क्योंकि अब वो बहुत थक चुका था। अब वो जैसे ही गन को उठाता है तब तक वहां पर टूमी आ जाती है और वो एंडी से कहती है, तुम चाहो तो प्रिंसेस को मेरे और कबीले वालों के पास छोड़ सकते हो। एंडी के पास बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं थे, इसलिए उसे यही अपनाना पड़ता है और वो टॉमी के साथ उस कबीले के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते बहुत सारा धुआं धुआं दिखाई देता है। दरअसल ये कबीले वाले मिलकर ज़ॉम्बीज को मारकर चला रहे थे, जिसके कारण चारों तरफ धुआं फैल रखा था। तभी आगे चलते चलते एक टनल आ जाती है और टनल के अंदर जैक था जो कि सामने से आ रहा था। वो जैसे ही एंडी को देखता है उसे मारने के लिए एक झपड़ पड़ता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में ही टूमी की जल्दी से प्रिंसेस को उठाती है और उसे सुरक्षित गाड़ी में लेकर चली जाती है। झड़प के दौरान एंडी को चोट लग जाती है, जिस कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। इतने में ही जैक वहां से उठता है और गाड़ी के पास पहुंच जाता है। वो टूमी को मारकर बेहोश कर देता है और तब तक इधर एंडी उठा जाता है, जो कि क्या देखता है कि जैक की गोदी में उसकी प्रिंसेस बैठी हुई है। अब अपनी बेटी को जैक के पास देखकर एंडी घबराने लगता है और वो उसके हाथ जोड़ते रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी को वापस दे दे। वो उसे कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चला जाएगा। आखिरकार एक पिता को अपनी बेटी के लिए इस तरह रोता देखकर जैक भी पिघल जाता है और वो प्रिंसेस को वापस कर देता है। अब एंडी घायल टूमी को भी उठाता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। टूमी की हालत भी काफी खराब थी क्योंकि उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आई थी। कैसे भी करके टूमी को हिम्मत देता है और अपने साथ आगे बढ़ाता है। अभी एंडी टूमी और प्रिंसेस के साथ अभी थोड़ा ही आगे चला था कि सडन उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी घड़ी में लगे स्टॉप वॉच का अलार्म भी बजने लगता है, जिससे एंडी को पता चल जाता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है और वो जल्दी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। वो प्रिंसेस को टूमी के पास ले जाता है और उसे उसकी जिम्मेदारी बताता है, ये प्रिंसेस तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, तुम इसका हमेशा ख्याल रखना। और अब वो आखिरी बार अपनी बेटी को बहुत प्यार करता और है उसे और उसका हक कर लेता है। अब जल्दी वो एक लकड़ी में एक मीट के टुकड़े को बांधता। अब शीन यहाँ से शिफ्ट होता है कबीले वालों के पास, जहाँ पर टूमी की मदर सारे कबीले वालों
के साथ मिलकर ज़ोंबीज़ को जला ही रहे थे, तभी उन लोगों की नज़र टूमी पर पड़ती है, जो कि एंडी के शोल्डर पर बैठी हुई थी, वो भी प्रिंसेस के साथ। दरअसल उस लकड़ी में बंधे मीट की वजह से टूमी एंडी को गाइड करते हुए यहाँ तक ले आई थी। कबीले वाले एंडी को मारने के लिए अपने वेपन उठा लेते हैं, लेकिन तभी टूमी उन सबको रोक देती है। टूमी एंडी की वाइफ का परफ्यूम निकालती है और उसके सामने स्प्रे कर देती है, ताकि वो अपने पूरे परिवार को एक साथ महसूस कर पाए, वो भी आखिरी बार। और बाद ही टूमी इशारा करती है, इशारा मिलते ही कबीले वाले ज़ोंबी बने एंडी को मार देते हैं। अब सभी कबीले वाले प्रिंसेस के स्टमक पर एक मैसेज लिखा हुआ देखते हैं, जो कि एंडी का मैसेज था टूमी के लिए। उसमें लिखा था थैंक यू, जिसे पढ़कर टूमी के साथ साथ उसकी माँ भी बहुत इमोशनल हो जाती है। और अब वो सभी मिलकर टूमी के पिता की तरह एंडी को भी वहीं दफना देते हैं, ताकि इन्फेक्शन आगे तक ना फैले और सभी सुरक्षित रह सकें। तो फाइनली एंडी के इतने एफर्ट के बाद उसकी बेटी को एक सुरक्षित परिवार मिल ही गया। टूमी भी अपने साथ एक छोटी बहन पाकर बहुत खुश थी। इसी तरह मूवी यहीं पर एंड होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर बताएं।